नमस्कार सभी को। एक बार फिर स्वागत है सबका आपके अपने चैनल केमशाला पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। अब ये टॉपिक क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है ये है कि जो हम यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन, तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है ये और कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शंस ही हैं। ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो सब जानते ही हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हम कार्बन को बर्न करें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये है केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि शुरुआत में प्रेजेंट है, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और जो CO2 बन रहा है यहाँ पर वो होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो देखिए, लॉज का मतलब होता है एक तरह की साइंटिफिक स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स भी हम कह सकते हैं या रूल्स भी हम कह सकते हैं जो फिक्स होते हैं। और ये रूल्स या ये स्टेटमेंट्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाई जाती है। अब यहाँ पर जो हम लॉस की बात कर रहे हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो हमें किसी भी रिएक्शन के जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फीचर्स है, उसके बारे में हमें समझने में मदद करती हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात कर रहे हैं इसमें मेनली जो हम देखेंगे वो है अमाउंट ऑफ reactants and products and their relation। यानी कि ज्यादातर लॉज में जो हम बात करेंगे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट से रिलेटेड होगी और उनका अमाउंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में भी बात होगी। तो अब अमाउंट में आप जानते ही हैं कि जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग क्वांटिटीज आ सकती है। जैसे अमाउंट को मास के फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर गैसेज हैं स्पेशली तो हम वॉल्यूम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इन जनरल हम मोल्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो अब ये देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लॉज हमें पढ़ने हैं वो कौन से हैं। तो पहला इसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एंड द लास्ट वन इज एवोगैड्रोस लॉ। तो इसमें से आज की इस क्लास में हम फर्स्ट 3 लॉज कवर करेंगे पार्ट 1 में, और जो बाद के 3 लॉज हैं वो हम पार्ट 2 जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस टॉपिक पे उसमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ के साथ, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह लॉ एंटोइन लेवोसियर ने अराउंड 1789 में स्टेब्लिश किया था। और द स्टेटमेंट है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब भी एक रिएक्शन होती है तो उस दौरान हम टोटल मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि जो टोटल मास रहेगा रिएक्शन से पहले वो रिएक्शन के बाद भी रहेगा। तो मास कंजर्व रहता है, टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन। तो इसे अगर हम रिप्रेजेंट करें, हमने पहले भी कहा था कि हम एक रिएक्शन को इस तरह से सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिला। अब
यहाँ पर एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे एक या एक से ज्यादा, उनका जो टोटल मास है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एम आर से, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो भी एक या एक से ज्यादा हो सकता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके मास को टोटल सम अप करके हम एम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लॉ यही कहता है कि ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और मास ऑफ प्रोडक्ट है ये अल्टीमेटली इक्वल रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ए एंड बी। these आर द टू reactants and these react to form two products C and D। दो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। अब अगर ए का जो मास हमने लिया है वो उसे हम M1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी का जो मास हमने लिया है उसे हम M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो सी प्रोडक्ट का मास बन रहा है अगर वो M3 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसी तरह से जो डी का मास प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम M4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि M1 प्लस M2, तो इसको इसी को हमने क्या कहा था, मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमेशा इक्वल रहेगा M3 प्लस M4 से। और ये जो हमने ऐड किया है ये क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हमने पहले कहा था MP। तो ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें हम इसका एक हम छोटा सा एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, सब जानते हैं मीथेन CH4 होता है, और उसे हम बर्न कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और इससे फॉर्म होगी CO2 गैस और साथ में वाटर। तो ये एक सिंपल मीथेन की कंबशन रिएक्शन है। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो मीथेन है, रिएक्शन के लिए उसका हमने 24 ग्राम मास लिया है। ठीक है, तो ये जो 24 ग्राम मास है इसी को हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली M1 कह देते हैं। फिर उसी तरह से जो यहाँ पर ऑक्सीजन है इसका हमने इसका हमने 96 ग्राम मास लिया है रिएक्शन के लिए, और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा M2। फिर हमने ये देखा कि इतने मास लेने से, मीथेन और ऑक्सीजन का इतना अमाउंट लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो है 66 ग्राम। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, M3 हम इसको कह देते हैं। और अब ये जो लास्ट में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मान लीजिए हमें ये नहीं पता कि वाटर का मास कितना बनेगा, हम इसको मान के चल रहे हैं x ग्राम, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या था, M1 प्लस M2 इक्वल टू M3 प्लस M4। तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है M4। तो वो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे M3। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो M1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 24, प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 96, और M3 की वैल्यू है हमारे पास 66।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 120 माइनस 66, यानी कि 54 ग्राम। तो हम इस लॉ को यूज करके अगर हमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना है और हमें बाकियों का मास पता है, तो हम बड़ी आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो M4 है वो निकल कर आएगा 54 ग्राम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके बेसिस पे हम एक फाइनल इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें, अब तक हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस की, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें जो पार्टिकल्स है उनमें चेंजेस आते हैं, चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में अगर चेंज आ रहा है, उसके कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। और इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारा ये जो फॉर्मूला है, रिलेशन है, ये फॉलो नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मास जो होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, इसलिए ज्यादातर केसेस में मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होते। इनके लिए अगर हम टोटल रिएक्टेंट का मास और टोटल प्रोडक्ट का मास देखेंगे तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकेंड लॉ पर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ जोसेफ प्राउस्ट ने 1794 में दिया था, ऑलमोस्ट 5 years आफ्टर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ को हम प्राउस्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, a given compound always contains exactly the same proportion of elements by mass irrespective of its source। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है और हमारे पास उस कंपाउंड के दो अलग अलग सैंपल हैं, सैंपल 1, सैंपल 2। तो मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल 1 जो है वो इसका नेचुरल सैंपल है और सैंपल 2 जो है वो हमने खुद प्रिपेयर किया है, यानी कि वो सिंथेटिक है। तो ऐसे में मान लीजिए इस कंपाउंड के सैंपल 1 में हमें 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ए, बी और सी। तो हमें सैंपल 2 में भी यही 3 एलिमेंट्स मिलेंगे। ये है पहली बात, यानी एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे अगर कंपाउंड सेम है तो। और दूसरी बात इसमें ये है कि अगर हम सैंपल 1 में तीनों एलिमेंट्स का आपस में रेशो का मास निकालें, फिर हम सैंपल 2 में भी रेशो, मास का रेशो निकालें, तो ये रेशो जो आएगा, मास का रेशो, ये इक्वल आएगा हमेशा। दिस रेशो विल बी इक्वल। तो ये जो रेशो हम देख रहे हैं एलिमेंट्स का दोनों सैंपल में, ये क्या है, रेशो बाय मास। तो एक चीज तो ये हो गई कि इन एलिमेंट्स का जो रेशो आएगा दोनों सैंपल में वो इक्वल होगा हमेशा। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम इन दोनों सैंपल में तीनों एलिमेंट्स का परसेंटेज कैलकुलेट करें, यानी कि
एलिमेंट ए का परसेंटेज, एलिमेंट बी का परसेंटेज और एलिमेंट सी का परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज हम ले रहे हैं ये भी मास का परसेंट है। फिर उसी तरह से हमने सैंपल टू में भी तीनों एलिमेंट्स का परसेंटेज कैलकुलेट किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हर एलिमेंट का मास परसेंट दोनों सैंपल में इक्वल ही आएगा। क्लियर? तो इस चीज को हम एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जो जोसेफ प्राउस थे, इन्होंने जब स्टडी की, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, तो उन्होंने कंपाउंड यूज किया जिसे हम कहते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो कंपाउंड, तो जोसेफ प्राउस ने जो कंपाउंड यूज किया अपने स्टडी के लिए वो था क्यूप्रिक कार्बोनेट। इसके भी उन्होंने दो सैंपल स्टडी किए, सैंपल वन जो नेचुरल था और सैंपल टू जो उन्होंने खुद प्रिपेयर किया था। तो उन्होंने ये देखा कि सैंपल वन में जो कॉपर का परसेंटेज है, कार्बन का परसेंटेज है और ऑक्सीजन का परसेंटेज है, और जो सैंपल टू में इन एलिमेंट्स का परसेंटेज है ये आपस में एग्जैक्टली इक्वल निकल के आया। और ये परसेंटेज था, अगर हम कॉपर की बात करें तो 51.35, कार्बन का 9.74 एंड ऑक्सीजन का था 38.91। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक कंपाउंड के ही अलग अलग सैंपल लेते हो तो चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो सैंपल का, उनमें जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो भी आपस में सेम रहेंगे, और उन एलिमेंट्स का जो मास का परसेंटेज है या फिर उनके मास का जो रेशियो है वो भी इक्वल ही निकल के आएगा। इसलिए एक कंपाउंड के जो एलिमेंट्स का प्रपोर्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनाइट प्रपोर्शन। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हम ये जो मास परसेंट है या फिर जो रेशियो है मासेस का ये कैसे डिटरमाइन करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंट और रेशियो। तो इसमें हम जो एग्जांपल ले लेते हैं, पहले तो सिंपल एग्जांपल लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। वाटर। अब हम सब जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास लेंगे हाइड्रोजन का। तो हम सब जानते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। लेकिन यहाँ पर ऐसे दो एटम से इसलिए हमने ले लिया 2, तो ये निकल के आया 2 ग्राम। ठीक है। उसी तरह से हमने ऑक्सीजन का मास डिटरमाइन किया। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और यहाँ पे एक ही एटम है, इसलिए निकल के आएगा 16 ग्राम। तो इसके बेसिस पे इसका वाटर के जो एलिमेंट्स का मास, वाटर में जो एलिमेंट्स का मास का रेशियो है वो क्या निकल के आएगा, रेशियो बाय मास। क्या निकल के आएगा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1:8। तो ये जो 1:8 है ये वाटर में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास का रेशियो है जो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे हम वाटर का कोई भी सैंपल यूज करें। बस ये है कि वो प्योर होना चाहिए। तो हमेशा ये एलिमेंट्स का मास का जो रेशियो है वो 1:8 ही आएगा। उसी तरह से अब जैसे हमने रेशियो निकाला हम मास परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम मास परसेंट निकालें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मास वाटर में कितना है ना। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे वाटर के टोटल मास से। अब वाटर का टोटल मास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का इसमें 2 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो टोटल हुआ 18।
तो हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे। तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 11.11 आएगा। उसी तरह से अगर हम मास परसेंट निकालें ऑक्सीजन का, तो इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। अगेन टोटल मास इज 18 डिवाइडेड इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये निकल के आएगा 88.89। तो जिस तरह से ये रेशो फिक्स रहेगा, ये मास परसेंट भी फिक्स रहेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये इसका मीनिंग। अब देखते हैं इसके एक्सेप्शंस। इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते और उनके अंदर जो मास का रेशो आप कह लो या फिर मास का परसेंटेज कह लो, वो अलग अलग सैंपल में सेम नहीं आता। तो इसमें मेन दो एक्सेप्शंस आते हैं। पहला है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड। तो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा फिक्स नहीं रहते, उनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं रहता। तो इसमें वैसे तो कुछ एग्जांपल्स आते हैं, लेकिन जो हम ले रहे हैं वो है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड नेचर में हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम वैलेंसी वाइज देखें तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो है FeO, यानी FeO इसका नॉर्मल फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन जब हम नेचर में मिलने वाले रियल क्रिस्टल्स को एग्जामिन करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो Fe है वो 0.83 से 0.95 के आसपास तक इसकी रेंज वेरी कर सकती है। ठीक है, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। अलग अलग सैंपल में हमको वैल्यूज अलग अलग मिल सकती है। जबकि ऑक्सीजन का हम अगर यहाँ पे ले तो 1, ऑक्सीजन की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। तो अगर ऑक्सीजन का रेशियो हम 1 ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आयरन का रेशियो है वो फिक्स नहीं होता। तो ऐसे में अगर मान लीजिए हम इसी आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल के दो सैंपल ले रहे हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, तो हो सकता है कि एक सैंपल में Fe का जो कॉम्पोजिशन हो वो 0.85 हो ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग, और दूसरे में ये कुछ और हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 0.90 और ऑक्सीजन का 1। तो अब ऐसे में जब हम इन दोनों सैंपल के मास रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स जो है इस लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ये था पहला एक्सेप्शन। अब दूसरा एक्सेप्शन आता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स प्रेजेंट है, अगर उनके डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो उन आइसोटोप्स का जो कॉम्पोजिशन है यानी कि उनका जो अमाउंट है वो अलग अलग हो। तो अब इससे हमारा मतलब क्या है, चलिए इसका एक सिंपल एग्जांपल हम वाटर ही ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2। ठीक है, अब मान लीजिए वाटर के मैंने दो अलग अलग सैंपल लिए, सैंपल 1, सैंपल 2। ठीक है, अब सैंपल 1 के अंदर और सैंपल 2 के अंदर हम क्या जानना चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके जो दोनों आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के दो मेन आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, उसके एटम्स का आपस में रेशो क्या है। तो मान लेते हैं कि सैंपल 1 में ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 का रेशियो है 99:1, यानी अगर 100 एटम्स हैं तो उसमें से 16 के एटम्स 99 है और 18 के एटम्स एक ही है। जबकि सैंपल 2 में ये रेशियो है 90:1, यानी कि अगर 91 एटम्स हैं टोटल तो उसमें से 90 16 के होंगे और 1 18 का होगा। तो डेफिनेटली ऐसे में अगर हम इन दोनों सैंपल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपस में सेम
नहीं आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर जो रेशो आएगा वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है दोनों में। तो ये दो एक्सेप्शंस, दो टाइप के कंपाउंड जो है वो एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। तो अब हम देख लेते हैं थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यह लॉ जॉन डाल्टन ने 1803 में प्रपोज किया था, और इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in a ratio of small whole number। तो अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए और बी से, और ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर ये कम से कम दो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स को हम फिलहाल रिप्रेजेंट कर देते हैं, फर्स्ट कंपाउंड को ए बी से, एंड सेकेंड कंपाउंड को हम कह देते हैं ए बी डैश। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो ए और बी मिलकर बनाते हैं, जिनका फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ऐसे में पहले कंपाउंड में अगर हम ये मान लें कि जो ए का मास यहाँ पे यूज हो रहा है उसको हम कह देते हैं एम ए, उसी तरह से जो बी एलिमेंट है उसके मास को हम कह देते हैं एम बी। सिमिलरली जो सेकंड कंपाउंड है उसमें जो मासेस इन्वॉल्व है, ए के मास को हम कह देते हैं एम ए डैश, और बी के मास को हम कह देते हैं एम बी डैश। अब ऐसे में दो कंडीशंस हैं जो ये लॉ कहता है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम ये मान लें इफ एम ए इज इक्वल टू एम ए डैश, मतलब दोनों कंपाउंड्स में जो ए का मास यूज हो रहा है अगर वो इक्वल है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बी के मासेस हैं एम बी और एम बी डैश, इन दोनों के मासेस का, यानी कि जो एलिमेंट बी है उनके मासेस का जो रेशियो होगा वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा, स्मॉल होल नंबर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसका अपोजिट मान के चले कि दोनों कंपाउंड्स में जो बी एलिमेंट है अगर उनका मास इक्वल है, एम बी इज इक्वल टू एम बी डैश, तो ऐसे में जो एलिमेंट ए होगा एम ए, जो एलिमेंट ए होगा उसका जो मास दोनों एलिमेंट दोनों कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा उसका रेशियो भी सेम इसी तरह से स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं कि जो दो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, पहले हमें किसी भी एक एलिमेंट के मास को दोनों में इक्वल रखना है, और फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसके मासेस का रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो निकल के आना चाहिए, ये इस लॉ का कहना है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने दो एलिमेंट्स लिए, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके दो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, एक है सीओ और एक है सीओ। सीओ को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स में एलिमेंट्स का मास देखें, यहाँ पर जो कार्बन का मास आपको दिख रहा है ये है 12, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर एक ही एटम है कार्बन का। और सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन का मास देखें तो वो है 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। उसी तरह से अगर हम CO2 में देखें तो CO2 में जो कार्बन का मास है उसे हम MC डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कितना है फिलहाल, ये भी 12 है,
अगेन क्योंकि यहाँ पर कार्बन 1 है और एटॉमिक मास 12 होता है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन का मास यहाँ पे देखते हैं उसको हम, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 32 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स है, एक का 16 होता है, मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो 32 आएगा। तो ये मासेस की इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे में अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों कंपाउंड्स में कार्बन का मास इक्वल दिख रहा है हमें। तो अगर कार्बन का मास इक्वल है तो हम रेशो किसका लेंगे, ऑक्सीजन के मास का हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी जिस एलिमेंट का मास इक्वल रहता है उसे हम छोड़ देते हैं, जो दूसरे एलिमेंट के मासेस हैं दोनों ही कंपाउंड में, उसका हम रेशो निकालते हैं। तो ये रेशो कितना आएगा, एम ओ इज टू एमओ डैश। ये कितना आ रहा है, एमओ है 16 और एमओ डैश है 32। तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ गया 1:2। तो इसी के बारे में बात हो रही थी कि ये जो रेशो आ रहा है अगर आप देखें तो ये एक स्मॉल नंबर है 1 और 2, और होल नंबर में ये रेशो निकल के आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल में 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम सब जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो फिलहाल हम 2 कंपाउंड्स ले रहे हैं, CH4 एंड C2H6। तो सब जानते हैं CH4 का मतलब है मीथेन एंड C2H6 इज इथेन। तो यहाँ पर भी हम अगर दोनों एलिमेंट्स के मासेस देखें, मास ऑफ C ये कितना दिख रहा है आपको, एक कार्बन है इसलिए 12, और मास ऑफ H यहाँ पे 4 एटम्स है इसलिए टोटल मास हो जाएगा 4, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। फिर यहाँ पे सिमिलरली अगर हम दोनों एलिमेंट्स के मासेस को देखें तो कार्बन के मास को हम कह देते हैं MC डैश, और ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 एटम्स है इसलिए 2 इंटू 12 24 आएगा। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन का मास देखें MH डैश, हम इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे 6 एटम्स है इसलिए 6 इंटू 1 6 आएगा। अब फिलहाल इस केस में हम देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट में से किसी का भी मास सेम नहीं है। तो ऐसे में हम अपनी मर्जी से चाहे तो कार्बन का मास इक्वलाइज कर दें दोनों में, या हाइड्रोजन का मास इक्वलाइज कर दें, वो हमारे ऊपर होता है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि कार्बन के यहाँ पर जो मासेस है वो है 12 और 24, यानी सीधा सीधा रिलेशन 2 का है। तो कार्बन के मास को फिलहाल इक्वल करना ज्यादा आसान है। हम क्या करेंगे कि पहले कंपाउंड में दोनों के मासेस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये 12 जो है वो 24 के इक्वल हो जाए। तो नया मास जो हमें मिलेगा कार्बन का वो कितना होगा, 24। और सिमिलरली हमें हाइड्रोजन का मास कितना मिलेगा, 8। हमने दोनों को इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि अगर हम एक का मास जो है चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरे का भी मास उसी के हिसाब से चेंज होगा। और यहाँ पर सेकेंड कंपाउंड में दोनों के जो मास है वो हम सेम रहने दे रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन का मास दोनों ही कंपाउंड में सेम है, इक्वल है। तो हम किसके मास का रेशो देखेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मास का रेशो क्या निकल के आएगा, MH डैश विल बी, MH है 8 और MH डैश है 6। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 4:3। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमें लास्ट में जो रेशियो मिला वो एक होल नंबर रेशियो है और स्मॉल होल नंबर रेशियो है। तो ये इस लॉ का मतलब होता है। तो आपके लिए एक पॉइंट है कि हम H और O को अगर कंबाइन करते हैं तो इससे भी हमें 2 कंपाउंड्स मिलते हैं। अभी कंपाउंड्स कौन से हैं और इसके लिए हम किस तरह से इस रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आपके लिए होमवर्क करते हैं। तो फाइनली आई होप आप सबको ये 3 लॉस अच्छे से समझ आए होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड फाइनली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अभी ये लॉस की जो हमारा टॉपिक है ये खत्म नहीं हुआ है, इस पर एक वीडियो और आनी है, पार्ट 2। इन दैट
वीडियो वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसलिए इन 3 लॉज को आप पढ़ के रखिए, सॉल्व करिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का थैंक यू।